दोस्तों 7 अगस्त को भारत ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया है कि चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई है। चाइना जिस अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने का प्रोपेगेंडा रच रहा था, भारत ने सिर्फ एक ही झटके के अंदर उसके 27 नाम बदल करके चाइना के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि आज पूरा बीजिंग बौखलाया हुआ है। अब दोस्तों आखिर इन 27 नामों के पीछे का वो डार्क सीक्रेट क्या है जिसे चाइनीज मीडिया भी छिपाने की कोशिश कर रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में बना वो मौत का कुआं कौन सा है जिससे आज चाइना सबसे ज्यादा खौफ खाता है। और आखिर सेला टनल से आधी रात को भारत के वो कौन से साइलेंट वेपन्स गुजर रहे हैं जिनका रडार सिग्नल सीधा बीजिंग तक दहशत फैला रहा है। दोस्तों 1962 के अंदर जो गलती भारत ने की थी, आज वही गलती चाइना के लिए काल कैसे बन गई है। समंदर के बीचों बीच अंडमान निकोबार के बेहद करीब भारत ने चाइना की वो कौन सी दुखती रग को पकड़ लिया है जिसके कारण अब अगर आज युद्ध हुआ तो बिना हिमालय जाए भारतीय नौसेना कैसे सिर्फ 7 दिनों के अंदर चाइना की पूरी इकोनॉमी को राख के अंदर मिला सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इन तमाम सवालों के जवाब डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे का वो जियोपॉलिटिकल गेम जो दुनिया की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है। दोस्तों भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद का इतिहास दशकों पुराना जरूर है, लेकिन साल 2026 का भारत 1962 वाला डिफेंसिव भारत बिल्कुल नहीं है। आज का भारत हर मायने के अंदर एक अजेय शक्ति बन चुका है जो दुश्मन की आंखों के अंदर आंखें डाल करके उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। दोस्तों हमारे गृह मंत्रालय ने 7 अगस्त को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने ड्रैगन के सालों पुराने प्रोपेगेंडा की पूरी हवा निकाल करके रख दी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिए हैं। दरअसल दोस्तों साल 2017 के डोकलाम विवाद के बाद से ही चाइना एक तरफा तरीके से अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का मंडेरिन के अंदर नामांकन कर रहा है। दोस्तों वो इस इलाके को जंगनान या फिर दक्षिणी तिब्बत कहकर के दुनिया के अंदर ये झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि ये एक विवादित क्षेत्र है। चाइना का मकसद था कि वो नाम बदल करके दुनिया को ये संदेश दे कि भारत का अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कोई हक नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत ने सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों को और सरकारी गैजेट के अंदर इन 27 जगहों के ऐतिहासिक और स्थानीय भारतीय नामों को दर्ज करके इस झूठे नैरेटिव को जड़ से खत्म कर दिया है। इसे कूटनीतिक भाषा के अंदर भारत की मैप स्ट्राइक कहा जा रहा है जिसने ड्रैगन के बनाए पूरे भ्रमजाल को एक ही झटके के अंदर तोड़ दिया है। दोस्तों इन 27 जगहों के अंदर 21 बस्तियां, 4 पहाड़ी दर्रे, 1 झील और 1 स्मारक शामिल है। दोस्तों जोला, रिजाला, पुकुरला और थागला जैसे सामरिक दर्रों से लेकर के जोंगजू, माजा और रामनगर जैसे इलाकों तक भारत ने अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और चौंकाने वाला नाम है जसवंतगढ़ का। दोस्तों ये कोई आम जगह नहीं है। 1962 की लड़ाई के अंदर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने जिस अदम्य साहस और बहादुरी से चाइनीज सेना को अकेले नूरानांग की लड़ाई के अंदर रोक करके रख दिया था, उस 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने स्मारक को आधिकारिक मान्यता दे करके भारत ने चाइना को स्पष्ट संदेश दे दिया है। दोस्तों भारत ने बता दिया है कि भारतीय सेना का स्वर्णिम इतिहास और अरुणाचल प्रदेश की धरती एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती हैं। चाइना की बौखलाहट का आलम यह है कि चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जुओ जियाकुन को मीडिया के सामने आकर के बौखलाहट भरा बयान देना पड़ा है। दोस्तों चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम्स के अंदर भारत के खिलाफ भड़ास निकाली जाने लग गई है। बीजिंग को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत के इस आक्रामक मनोवैज्ञानिक युद्ध का जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि दोस्तों जब भारत अपने आधिकारिक नक्शों के अंदर इन भारतीय नामों का इस्तेमाल करेगा तो गूगल मैप से लेकर के संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं और दुनिया के तमाम देशों को इन्हें मान्यता देनी ही पड़ेगी। चाइना का मैप स्ट्राइक उसी के ऊपर भारी पड़ गया है। लेकिन दोस्तों ये गेम सिर्फ नक्शे और नामों तक सीमित नहीं है, असली पावर गेम तो ग्राउंड जीरो पर चल रहा है। दशकों तक भारत की एक डिफेंसिव पॉलिसी हुआ करती थी कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर पक्की सड़कें और ब्रिजेस मत बनाओ वरना चाइनीज सेना आसानी से अंदर आ जाएगी।
लेकिन दोस्तों आज मोदी सरकार की पॉलिसी पूरी तरह से आक्रामक और इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन हो चुकी है। अब दोस्तों चाइना के लिए इस पूरे हिमालयन रीजन के अंदर मौत का कुआं तैयार किया जा रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला टनल अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। पहले तवांग जाने का रास्ता भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के मौसम के अंदर कट जाया करता था, जिससे सेना को लॉजिस्टिक्स के अंदर भारी दिक्कत आया करती थी। लेकिन दोस्तों अब सेला टनल के जरिए इंडियन आर्मी को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल चुकी है। अब भारी तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियां और रसद कुछ ही आवर्स के अंदर LAC तक बिना किसी मौसम की रुकावट के पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख सेक्टर के अंदर 255 किलोमीटर लंबी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO रोड ने काराकोरम पास तक भारत की सामरिक पकड़ इतनी मजबूत कर दी है कि चाइनीज रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों दौलत बेग ओल्डी के अंदर भारत के पास में दुनिया का सबसे ऊंचा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहां से भारत के C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे भारी मालवाहक विमान सीधे बॉर्डर एरियाज के अंदर लैंड करते हैं। दोस्तों पूर्वोत्तर के भूगोल को साधते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबील ब्रिज और भूपेन हजारिका सेतु जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने सेना के मूवमेंट को कई दिनों के सफर से घटा करके कुछ आवर्स के अंदर तब्दील कर दिया है। आज भारतीय सेना 60 टन के अपने भारी भरकम युद्धक टैंक भी आसानी से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक ले जाकर के डिप्लॉय कर सकती है। दोस्तों चाइना अपने बॉर्डर के ऊपर जियाकांग यानी कि बॉर्डर डिफेंस विलेजेस बना रहा है ताकि वहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ावा दे सके और भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके। भारत ने दोस्तों इसका सीधा और सबसे तगड़ा काट निकाला है और वो है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के रूप में। दोस्तों 4,800 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ में भारत सीमावर्ती गांवों से पलायन रोक रहा है और वहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। दोस्तों भारत के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बॉर्डर के आखिरी गांव अब भारत के आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव हैं। दोस्तों ये शिफ्ट इन पॉलिसी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना के पास में दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद वो हिमालय के पहाड़ों के अंदर भारत से सीधे फुल स्केल वॉर करने से क्यों कांपता है? तो इसका सीधा और सटीक जवाब है माउंटेन वॉरफेयर यानी कि पर्वतीय युद्ध के अंदर भारत की ग्लोबल सर्वोच्चता। दोस्तों चाइना के पास में सैनिकों का भारी नंबर हो सकता है, लेकिन हिमालय जैसी दुर्गम और जानलेवा ऊंचाई के ऊपर युद्ध लड़ने का जो तजुर्बा भारतीय सेना के खून के अंदर है वो दुनिया की किसी भी सुपर पावर के पास में नहीं है। भारतीय सेना दशकों से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के अंदर तैनात है। 1999 के करगिल युद्ध के अंदर भारतीय सेना ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि वो 18,000 फीट की हाइट के ऊपर चोटियों पर बैठे दुश्मन को भी नीचे से उखाड़ करके फेंकने का मादा रखती है। और दोस्तों अब तो भारत सिर्फ रक्षात्मक ही नहीं है, भारत ने खासतौर पर चाइना से सीधे निपटने के लिए 7th माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का गठन किया है। ये कोई साधारण कॉर्प्स नहीं है, इसका काम सिर्फ बॉर्डर को बचाना नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हासिल करना है। यानी अगर युद्ध की नौबत आई तो स्ट्राइक कॉर्प्स सीधे तिब्बत के अंदर घुसेगी और चाइनीज मिलिट्री बेसेस और सप्लाई लाइंस को तबाह कर देगी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ चाइना की PLA का असलियत के अंदर क्या हाल है ये भी जान लीजिए। दोस्तों PLA मुख्य रूप से एक कॉन्स्क्रिप्ट सेना है। इसके अंदर शामिल होने वाले अधिकांश युवा 2 से 3 साल की अनिवार्य मिलिट्री सर्विस वाले होते हैं। ये वो युवा हैं जो चाइना की विवादित सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के तहत पले बढ़े हैं। इन इकलौते बच्चों के पास में शून्य युद्ध अनुभव है और इन्हें सीधा गेमिंग कंसोल से उठा करके हिमालय की जमा देने वाली ठंड के अंदर धकेल दिया गया है। दोस्तों तिब्बत के पठारों की अत्यधिक ऊंचाई के ऊपर इन चाइनीज सैनिकों के अंदर हाइट सिकनेस और भयंकर मेंटल स्ट्रेस की खबरें लगातार अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर आती रहती हैं। उन्हें वहां जीवित रहने के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे रहना पड़ता है। इसके ठीक उलट भारत के पास में लद्दाख स्काउट्स, गोरखा, कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट्स जैसी खतरनाक पेशेवर वॉरियर्स हैं जो इसी भूगोल के अंदर पैदा हुए हैं। उनके लिए 15,000 फीट की ऊंचाई एक नॉर्मल प्लेग्राउंड की तरह है। डोकलाम और गलवान के अंदर PLA के सैनिकों ने बिना हथियार के भी इन भारतीय शूरवीरों का खौफनाक ट्रेलर देखा है।
लिहाजा दोस्तों आज ड्रैगन बॉर्डर के ऊपर कोई भी बड़ा मिलिट्री एडवेंचर करने से लाख बार सोच रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गई जमीन की बात, लेकिन अगर हवा की बात करें तो हवा के अंदर ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसा रहस्य है जिसे चाइनीज वायुसेना यानी कि PLAAF हर कीमत पर छुपाना चाहती है। ये एक भौगोलिक श्राप है जो चाइनीज वायुसेना को अंदर ही अंदर खा रहा है। तिब्बत का पठार समुद्र तल से औसतन 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों चाइनीज फाइटर जेट्स को मजबूरी के अंदर इन्हीं तिब्बती एयरबेसेस से उड़ान भरनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों एरोडायनेमिक्स का नियम कहता है कि इतनी हाइट के ऊपर हवा का घनत्व बेहद कम होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि चाइनीज लड़ाकू विमान अपने पूरे पेलोड यानी कि पूरे वेपन्स और फुल फ्यूल के साथ में वहां से टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर वो पूरा फ्यूल लेंगे तो उन्हें मिसाइलें और बॉम्ब्स कम करने पड़ेंगे, और अगर वो पूरे हथियार लेंगे तो उन्हें फ्यूल कम करना पड़ेगा, जिससे उनकी रेंज घट जाती है। इसके ठीक विपरीत दोस्तों भारतीय वायुसेना के एयरबेसेस जैसे कि तेजपुर, झाबुआ, हाशिमारा और अंबाला जैसे जो एयरबेसेस हैं वो मैदानी एरियाज के अंदर हैं। हमारे राफेल्स और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में, पूरे वेपन्स के साथ में और फुल ऑन फ्यूल के साथ में उड़ान भर सकते हैं, और तिब्बत के अंदर बहुत गहरे वार करके वो सुरक्षित वापस भी लौट सकते हैं। दोस्तों भूगोल का ये फायदा भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और भारतीय हथियारों का कॉम्बिनेशन तो चाइना के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। दोस्तों भारतीय राफेल के अंदर लगी मैट्योर BBR मिसाइलें जो 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर से ही दुश्मन के जहाज को मार गिराती हैं, और स्केल क्रूज मिसाइलों का कोई तोड़ आज तक चाइना के एयर डिफेंस के पास में नहीं है। दोस्तों भारत ने LAC के पास में अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें डिप्लॉय कर दी हैं। ब्रह्मोस की तेज रफ्तार और पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाइना के रडार सिस्टम्स को कुछ ही सेकंड्स के अंदर तबाह कर सकती है। दोस्तों आसमान के अंदर भारत की सुरक्षा को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ऐसा अभेद्य किले के अंदर तब्दील कर दिया है जो किसी भी चाइनीज मिसाइल या फिर फाइटर जेट को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही राख कर सकते हैं। दोस्तों पहाड़ों के अंदर मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए भारत के पास में AH-64E अपाचे जैसे बेहतरीन टैंक किलर हेलीकॉप्टर्स और चिनूक जैसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। दोस्तों इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए इंडियन आर्मी M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपों को कुछ ही मिनट्स के अंदर हवा के रास्ते एक चोटी से उठा करके दूसरी चोटी पर डिप्लॉय कर सकती है। चाइना का कोई भी रडार या फिर सैटेलाइट इस फास्ट आर्टिलरी मूवमेंट को आसानी से ट्रेस तक नहीं कर सकता है। दोस्तों आज का जियोपॉलिटिकल गेम 1962 से पूरी तरह से बदल चुका है। उस वक्त भारत कूटनीतिक रूप से काफी अकेला था, लेकिन आज का भारत ग्लोबल डिप्लोमेसी और पावर पॉलिटिक्स का मुख्य ध्रुव बन चुका है। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का मजबूत गठबंधन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की विस्तारवादी नीतियों को रोकने का सबसे बड़ा और प्रभावी टूल बन चुका है। हालांकि दोस्तों ये आधिकारिक रूप से कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन इसकी रणनीतिक ताकत चाइना को डराने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों पर्दे के पीछे जो असली गेम हो रहा है वो है अमेरिका और भारत की सीक्रेट इंटेलिजेंस और डिफेंस पार्टनरशिप। दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ में लेमोआ, कोमकासा और बीका जैसे 4 मूलभूत समझौते कर रखे हैं। इन एग्रीमेंट्स का मतलब है कि युद्ध की स्थिति के अंदर भारत को अमेरिकी मिलिट्री सैटेलाइट से चाइनीज सेना के मूवमेंट की रियल टाइम और बेहद सटीक जानकारी मिलेगी। गलवान संघर्ष और तवांग के अंदर हुई झड़पों के दौरान इसी सैटेलाइट इंटेलिजेंस ने भारत को चाइनीज सेना के जमावड़े को पहले ही भांपने के अंदर मदद दे दी थी। दोस्तों चाइना के सैनिक कहां टेंट लगा रहे हैं, उनके टेंट कहां डिप्लॉय हो रहे हैं, ये सब कुछ भारत के रडार पर क्रिस्टल क्लियर है। दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना हर हाल के अंदर भारत से सीधे युद्ध से क्यों बचना चाहता है? तो दोस्तों इसका कारण हिमालय नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों के अंदर छुपा हुआ है। इसे कूटनीतिक भाषा के अंदर चाइनाज मलक्का डायलेमा कहते हैं। दोस्तों हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स के अंदर भारत ने चाइना की वो दुखती रग मजबूती से पकड़ ली है जिससे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। चाइना का 80% से ज्यादा तेल आयात और उसका भारी भरकम ग्लोबल ट्रेड इसी मलक्का स्ट्रेट के पतले रास्ते से होकर के गुजरता है।
भारतीय नौसेना अंडमान के अंदर अपनी मजबूत और आक्रामक उपस्थिति के कारण इस चोक पॉइंट को किसी भी समय पूरी तरह से ब्लॉक कर सकती है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि हाल फिलहाल हमने इंडोनेशिया के साथ में जो पार्टनरशिप की है और दोस्तों हमने उनके सबांग आइलैंड के ऊपर अपना नेवल बेस बनाने की जो तैयारियां शुरू की हैं, उसने इस मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह से चोक करने का पूरा खाका खींच दिया है। मतलब दोस्तों भारतीय नौसेना बिना हिमालय गए समंदर के अंदर चाइना की इस इकोनॉमिक लाइफलाइन को काट करके रख देगी सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर। और वैसे कहा जाए तो ओनली 7 डेज के अंदर ही एनर्जी क्राइसिस चाइना के अंदर आ जाएगा, फैक्ट्रीज तबाह हो जाएंगी और उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। दोस्तों चाइना इस खौफनाक मलक्का डायलेमा से बचने के लिए सी पैक और ग्वादर पोर्ट का सहारा ले रहा है, लेकिन वो इलाके भी भारतीय वायुसेना और मिसाइलों के सबसे आसान निशाने के ऊपर हैं। अब दोस्तों उस मास्टर प्लान की बात करते हैं जिसने पेंटागन से लेकर के दिल्ली तक के रणनीतिकारों को अलर्ट पर कर दिया है। और दोस्तों वो है माओ त्से तुंग का खौफनाक 5 फिंगर प्लान। दोस्तों चाइना एक पुरानी जियोपॉलिटिकल थ्योरी पर काम कर रहा है जिसके अंदर तिब्बत को चीन की दाहिनी हथेली बताया गया है और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम और भूटान को उसकी 5 अंगुलियां माना जाता है। इन 5 इलाकों के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपना रणनीतिक कर्तव्य मानती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चाइना ताइवान से पहले अरुणाचल के ऊपर हमला करने की भूल करेगा? ग्लोबल इंटेलिजेंस और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का स्पष्ट मानना है कि ताइवान ही शी जिनपिंग का प्राइमरी और आखिरी टारगेट है। दोस्तों ताइवान का विलय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व का सबसे बड़ा मुद्दा है। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि साल 2027 के मध्य तक चाइना अपनी सेना को ताइवान पर जल थल हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों चाइना बिना फुल प्रूफ तैयारी के भारत के साथ में अरुणाचल प्रदेश के अंदर उलझना कभी नहीं चाहेगा। अगर चाइना भारत से युद्ध छेड़ता है तो उसकी आधी मिलिट्री ताकत हिमालय के अंदर फंस जाएगी और उसे 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका और जापान ताइवान को बचाने के लिए इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाएंगे और ताइवान हमेशा के लिए चाइना के हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों चाइना की तैयारियों का एक और एंगल भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाइना अरुणाचल प्रदेश के पास में बहुत ही आक्रामक तरीके से 2030 के विजन के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास में बन रहा विशालकाय मेडोंग डैम, शिनजियांग तिब्बत रेलवे लाइंस जो LAC के बेहद करीब से गुजरती हैं और पाकिस्तान के ग्वादर से चाइना के शिनजियांग तक बनने वाला रोड, इन सभी प्रोजेक्ट का टारगेट 2030 तक पूरा होना है। दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक ये विशाल लॉजिस्टिकल हब पूरे नहीं हो जाते हैं, चाइना भारत के ऊपर किसी भी बड़े पैमाने पर हमला करने का रिस्क हरगिज नहीं उठाएगा। वो सिर्फ छोटे मोटे बॉर्डर विवाद और घुसपैठ करके भारत का टेस्ट लेता रहेगा। इसी बीच दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी सामने आई है जो पर्दे के पीछे की टेंशन को उजागर करती है। PPA यानी कि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 10 जुलाई को ताकसिंग इलाके का दौरा करने के बाद में दावा किया कि PLA के सैनिक अपर सुबनसिरी जिले के अंदर भारतीय चरवाहों के ऊपर धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट के अंदर शेरा 5 पॉइंट का जिक्र है जहां 2023 के अंदर भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच में आमना सामना हुआ था। कमेटी का दावा है कि नागा पहाड़ जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से नाह और मारा समुदाय के शिकार के लिए हुआ करता था, उसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोस्तों FFC ने इसे चाइना की सलामी स्लाइसिंग तकनीक का हिस्सा बताया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय समाचार एजेंसियों और सुरक्षा सूत्रों ने इस सनसनीखेज रिपोर्ट का कड़ाई से खंडन किया है। सेना और ITBP ने क्लियरली कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का स्पष्ट सीमांकन न होने के कारण कई बार दोनों पेट्रोलिंग टीमें आमने सामने जरूर आ जाती हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी मजबूती से अपनी जमीन पर टिकी हुई है। बिना ठोस सबूत के ऐसे दावे सिर्फ ध्यान भटकाने और पैनिक क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं। आज का भारत इंच भर भी जमीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों मिलिट्री पावर के अलावा भारत ने ड्रैगन को इकोनॉमिक और टेक फ्रंट पर भी जो गहरा दिखाव दिया है वो चाइना कभी नहीं भूल पाएगा। गलवान झड़प के बाद में भारत ने रातों रात जो डिजिटल स्ट्राइक्स की हैं, उन्होंने टिकटॉक और UC ब्राउजर जैसे सैकड़ों चाइनीज ऐप्स को बैन करके चाइना को अरबों डॉलर का नुकसान पहले ही पहुंचा दिया है।
इसके तुरंत बाद दोस्तों भारत ने ऑटोमेटिक रूट से आने वाली चाइनीज निवेश यानी कि एफडीआई के ऊपर कड़ा बैन लगा दिया है। इससे चाइनीज टेक कंपनीज का भारतीय बाजार पर कब्जा करने का जो सपना था वो हमेशा के लिए टूट चुका है। आज दुनिया भर के अंदर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी चल रही है, जिसके तहत ग्लोबल कंपनी चाइना छोड़कर के भारत का रुख कर रही है। दोस्तों भारत आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत तेजस फाइटर जेट, प्रचंड हेलीकॉप्टर और अर्जुन टैंक जैसे स्वदेशी वेपन खुद बना रहा है, जिससे आयात पर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है और डिफेंस एक्सपोर्ट आसमान छू रहा है। चाइना आज अपने ही बुने हुए चक्रव्यूह के अंदर पूरी तरह से फंस चुका है। शी जिनपिंग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आज उन्होंने भारत के ऊपर हमला करने की भूल की तो हारने का डर सबसे ज्यादा बीजिंग को है। चाइना के घरेलू मोर्चे पर पहले ही भयंकर आर्थिक मंदी है, रियल एस्टेट का भयानक क्राइसिस है और युवाओं के अंदर रिकॉर्ड बेरोजगारी है। ऐसे में दोस्तों हिमालय के अंदर भारतीय सेना के हाथों जरा सा भी नुकसान चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ घरेलू विद्रोह भड़का सकता है और शी जिनपिंग की सत्ता पलट सकती है। दोस्तों भारत का अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों का नाम बदलना कोई सामान्य घटना या फिर कागजी कार्रवाई नहीं थी। ये एक नया आक्रामक, शक्तिशाली और सेल्फ कॉन्फिडेंट भारत का ग्लोबल शंखनाद है। माओ का 5 फिंगर प्लान आज चाइना के लिए एक खौफनाक दुस्वप्न बन चुका है। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें, क्योंकि चाइना को लेकर के कहा जा रहा है कि वो अब भारत पर यानी 2027 तक अटैक कर सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा करने की हिम्मत कभी कर सकता है? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से भारत के फेवर में है। और बड़ी बात आपको बता दूं कि चाइना की एयरफोर्स के मुकाबले भारत की एयरफोर्स रैंकिंग में एक कदम आगे है। दोस्तों आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार।